एवरीवन, अभी हम इंडेक्स 16 के अंदर दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम फटाफट से एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करेंगे। और यहाँ पर कोई कंसेप्ट वगैरह मैं समझाने वाला नहीं हूँ, आपकी जस्ट फॉर एग्जाम के लिए हम फटाफट से रिवाइज करेंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है अच्छे से, एंड बस अभी हमारा कंसेप्ट रिवीजन हो जाएगा फटाफट से। तो जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या आता है, सिर्फ टेंजिबल आइटम्स आता है, क्योंकि इंटेंजिबल आइटम्स इंडेक्स 38 में आएगा। और अब हेल्ड फॉर सेल करोगे ना, तब तो वो इन्वेंट्री में चला जाएगा। हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए, है ना। कहाँ पर, प्रोडक्शन करने पर यूज़ कर रहे हो, या फिर ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, या फिर अब उस गुड्स का यूज़ करके आप सर्विस दोगे, है ना। तो तभी वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएगा। यानी हेल्ड फॉर सेल नहीं होना चाहिए आपका। फिर या फिर आपने रेंटल पे दे दिया किसी को, है ना, तो भी चलेगा। आप रेंटल पर्पज़ के लिए, जैसे मैंने गाड़ी खरीदा और गाड़ी खरीद के मैं रेंटल पे दे रहा हूँ, तो वो गाड़ी मैंने जो खरीदा वो मेरे लिए क्या एसेट है। या फिर मैं अपने ऑफिस में मैंने एक गाड़ी खरीद के ऑफिस में लगा दिया, या फिर एक एसी मैंने खरीदा ऑफिस के लिए, तो ऑफिस पर्पस के लिए भी मैं कोई अगर पार्टिकुलर एसेट खरीदता हूँ तो वो भी मेरे लिए एसेट है। मान लीजिए अभी एक ऑफिस में मैंने टेबल चेयर वगैरह खरीदा है, तो वो भी क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। क्लियर है। और ये मोर देन वन पीरियड होना चाहिए, ना कि एक साल। पहले हुआ करता था एक साल, अब मोर देन वन पीरियड है। मतलब जनवरी में खरीदा और वो मई तक चलेगा, तो 2 पीरियड आ गया ना, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो डेट मीन्स व्हाट, टेंजिबल आइटम्स होना चाहिए, हेल्ड फॉर यूज, फैक्ट्री में करो या फिर ट्रेडिंग पर्पज के लिए करो, रेंटल पे भी दे सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज भी। और ऑब्वियस ही बात है, पीपी को हम तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे। कोई भी एसेट तभी रिकॉग्नाइज होता है जब वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे, और उसका कॉस्ट रिलायबली अगर मेजर नहीं होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वैल्यू क्या डालेंगे हम, तो वैल्यू डालने के लिए कॉस्ट उसका मेजर होना चाहिए। हर केस में आपको मिलेगा, हर एसेट एंड लाइबिलिटी में उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर होना चाहिए। आगे बियर प्लांट के बारे में अगर हम बात करें, तो बियर प्लांट का सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मैंगो का ट्री। जैसे मैंगो का ट्री में जो ट्री है ना, वो मशीन की तरह है, और मैंगो जो है वो आपका गुड्स है, उसे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहते हैं। तो मैंगो ट्री में तो बियर प्लांट का डेफिनेशन में आ जाएगा मैंगो ट्री, और उस पर इंडेक्स 16 लग जाएगा। लेकिन उसका जो आम तोड़ोगे अब हार्वेस्ट करने के बाद, वो मैंगो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उस पर इंडेक्स 41 लग जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया कि मान लीजिए आम का पेड़ को आप यूज़ कर रहे हो आम उगाने के लिए, डेट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, और ये एक से ज़्यादा पीरियड तक के लिए यूज़ होगा, तो ऐसा सिचुएशन में वो बियर प्लांट कहलाएगा। लेकिन बस आप एक चीज़ का ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आम के पेड़ को भी आपके काटने का इंटेंशन है, तब तो फिर आप फिर आम का पेड़ का बिजनेस करो, फिर आम का पेड़ आपके लिए इन्वेंट्री हो जाएगा, है ना। तो फिर वो इंडेक्स 41 में चला जाएगा। तो आम का पेड़ को अब तभी एक केस में बेचोगे जब मान लीजिए वो बूढ़ा हो गया इसलिए बेच रहे हो। ऐसे तो मशीन भी हम खरीदते हैं, और कुछ साल के बाद जब वो मशीन पुराना हो जाता है तो स्क्रैप के भाव पे बेचते हैं ना, वैसे आम के पेड़ को आप स्क्रैप के भाव पे बेच रहे हो, अलग बात है। यानी कुल मिला के कोई मशीन का जैसे नॉर्मल यूज हम करते हैं, मशीन को ला के हम बेचते थोड़े ना, उसे हम गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो वैसे आम के पेड़ से आप अगर आम उगाने का धंधा करना चाहते हो, तो आम का पेड़ जो है वो बेयर प्लांट कहलाएगा। जैसे और भी शुगर केन वगैरह का भी पेड़ होता है, उसे हम जड़ से उठाते हैं, है ना। तो वो सारे मशीन नहीं होते, जैसे वीट मीज वगैरह भी जो हम उगाते खेती करते हो जड़ से उखाड़ा जाता है, तो वो बियर प्लांट नहीं होते। फिर आगे मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि इनिशियली हम हमेशा कॉस्ट में ही मेजर करते हैं। आप इनिशियली कभी भी रिवॉल्यूशन मॉडल नहीं लगा सकते। मान लीजिए मैंने 50,000 रुपीज़ दे के एक एसेट खरीदा, और उसका जब मैंने एसेट खरीदा 50,000 देखी, तब उसका फेयर वैल्यू 55,000 था मान लीजिए। लेकिन मैं स्टिल उसे 50,000 में ही दिखाऊंगा, क्योंकि इनिशियली कॉस्ट मॉडल ही लगता है, इनिशियली आप रिवॉल्यूशन मॉडल नहीं लगा सकते। हाँ, सब्सिक्वेंटली एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड या आप कॉस्ट मॉडल लगा सकते हो या फिर रिवॉल्यूशन मॉडल लगा सकते हो, आपका चॉइस है। एंड जो भी लगाओ उसे कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ पीपी, मान लीजिए हम अगर कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते तो हमारे और भी बहुत सारे खर्चे लगते हैं। तो मैं कौन सा कॉस्ट को पीपीई का पार्ट यानी मशीन का पार्ट मानना चाहिए। जैसे परचेज प्राइस, मान लीजिए मैंने चाइना से गुड्स खरीदा, उसका परचेज प्राइस आ जाएगा। एंड मैंने कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, इंपोर्ट ड्यूटी जनरली नॉन रिफंडेबल रहता है, तो वो आ जाएगा। इसके अलावा भी कोई मैंने टैक्सेस वगैरह पे किया जो कि नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल वाला नहीं आएगा, जो नॉन रिफंडेबल है वो आ जाएगा। फिर ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट मुझे कुछ मिल रहा है तो वो माइनस होगा। जैसे 10,000 का एक एसेट था, 10,000 का एक एसेट था, उसने बोला आपको हम 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, आप हमारे अच्छे कस्टमर हो, हम आपसे 9,000 ले रहे हैं, तो 9,000 ही आएगा। ट्रेड डिस्काउंट 1,000 माइनस होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कैश डिस्काउंट कभी भी माइनस नहीं होता है। कैश डिस्काउंट पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग होता है, ये कभी भी आप माइनस नहीं करोगे। फिर आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं चाइना से एक एसेट मंगाना चाह रहा हूँ। अब मुझे चाइना से एसेट को मंगाना गुवाहाटी सिटी पे, तो चाइना से गुवाहाटी सिटी में मुझे अपने बिल्डिंग में मंगवाना है 5वें तल्ले पर।
तो यहाँ पर वहां से यहाँ आने पर बहुत सारे कुरियर चार्जेस वगैरह लग जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा लग जाएगा, है ना। फिर बाद में यहाँ पर अपने जो बिल्डिंग में बुलाने पर 5वें तल्ले में चढ़ाने का खर्चा लग जाएगा, फिर मुझे किसी पर्टिकुलर जगह में उसे फिक्स करना है, वहां पर फिक्स करने का खर्चा लग जाएगा। तो ये सारे खर्चे कैपिटलाइज होंगे, यानी जब तक वो हमारे लोकेशन और कंडीशन में ना आ जाए, जिस कंडीशन में हमें उसे ऑपरेट करना है उस कंडीशन में और लोकेशन में ना आ जाए, तब तक का सारा खर्चा हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। और साथ ही साथ अगर मुझे पता चला उस एसेट को मैंने कहीं फिक्स किया और उसे डिसमेंटल करने का खर्चा फ्यूचर में 5 साल के बाद लगेगा, जब मैं उसे वहां से हटाऊंगा, तो डिसमेंटल करने का भी खर्चा मुझे लगा कि 100 रुपीज़ लगने वाला है 5 साल के बाद, तो 100 रुपीज़ का प्रेजेंट वैल्यू भी मैं क्या करूंगा, एसेट में जोड़ूंगा और उसका प्रोविजन दिखाऊंगा। मतलब मान लीजिए 70 रुपीज़ प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, तो 70 रुपीज़ एसेट ऐड हो जाएगा और 70 रुपीज़ का प्रोविजन दिखाओगे। फिर हर साल 70 रुपीज़ का जो अपने प्रोविजन दिखा है उसमें आप इंटरेस्ट चढ़ाओगे हर साल, यानी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, और वो जो इंटरेस्ट चढ़ेगा वो पीएल में चार्ज होगा। अल्टीमेटली 5 साल के बाद फिर से वो 100 हो जाएगा, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, 100 रुपीज़ पे का डिसमेंटलिंग का खर्चा कर देंगे, वहां पर कम ज़्यादा हुआ तो बाकी आपका डिफरेंस पीएल में चला जाएगा। फिर आगे जैसे एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मैंने कहा ना, इंस्टॉलेशन का खर्चा, साइट प्रिपरेशन का खर्चा, एम्प्लॉय से हमने माल को चढ़ाया उतारा कुछ भी कराया, ये सारा खर्चा। ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी नहीं आएगा, ट्रेनिंग कॉस्ट से एसेट का कोई लेना देना नहीं होता है, समझ में। ये एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट ये वो है कि एम्प्लॉय से हमने काम कराया, एसेट को चढ़ाना उतारना या एसेट को कुछ कराना, एसेट से रिलेटेड जो भी खर्चे है वो आपके कैपिटलाइज होंगे। ट्रेनिंग तो मतलब हमने सेपरेटली उसे ट्रेनिंग दिया कि आप ऐसे ऐसे करिएगा, तो ट्रेनिंग देने पर एसेट को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी आपका कैपिटलाइज नहीं होता। ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल फीस हमेशा कैपिटलाइज होता है। प्रोफेशनल फीस से हमारे कितने बार कॉस्ट सेव होते हैं, तो प्रोफेशनल फीस अलाउ किया जाता है हमें कैपिटलाइज करने का। साथ ही साथ मान लीजिए हमने एसेट को लगवा दिया, अपने यहाँ पर फिक्स करवा दिया, अब हमें एक बार टेस्टिंग करना है कि प्रॉपर्ली एसेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो टेस्टिंग करने पर हमारा जो भी खर्चा है वो टेस्टिंग का खर्चा भी कैपिटलाइज होगा। अब मान लीजिए क्या हुआ, टेस्टिंग करने पर मैंने फ्रूटी के लिए मशीन मंगवाया, अब टेस्टिंग करने के लिए मैंने 10 बोतल फ्रूटी मंगवाया, तो जो 10 बोतल फ्रूटी बनवाया मतलब प्रोडक्शन किया, तो जो 10 बोतल फ्रूटी अपने प्रोडक्शन किया ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग, तो उसका खर्चा जो है, जो फ्रूटी का प्रोडक्शन का खर्चा है वो कैपिटलाइज आप करोगे, क्योंकि ये टेस्टिंग का कॉस्ट है। हाँ, अब जो फ्रूटी को बेचने पर आपको जो पैसा आएगा, जो सेल प्रोसीड्स आएगा, उसको आपको उससे माइनस कर देना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है ना। मान लीजिए मैंने 500 रुपीज़ खर्चा किया 10 पीस फ्रूटी प्रोड्यूस करने में, और ये टेस्टिंग का पार्ट है इसलिए मैंने खर्चा किया, तो 500 रुपीज़ कैपिटलाइज हो जाएगा। बाद में उस फ्रूटी को अगर मैं 400 रुपये में बेच सकता हूँ तो 400 माइनस करूंगा उसी से एसेट से, 600 में बेच सकता हूँ तो 600 माइनस करूंगा उसी एसेट से। तो चलिए ये भी हमने क्लियर किया अच्छे से। फिर नेक्स्ट स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट। तो छोटे छोटे जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, स्टैंड बाय इक्विपमेंट रहते हैं कि हाँ कुछ इक्विपमेंट खराब हुआ तो फिर उसे हम यूज़ करेंगे। तो ये सारे जो होते हैं नॉर्मली इसको हम पहले क्या करते थे, इन्वेंट्री दिखाते थे, पर अब इंडेक्स कहता है कि आप अगर डेफिनेशन ऑफ पीपीई को मीट करता है, जैसे कि टेंजिबल है, मोर देन 1 पीरियड यूज़ होने वाला है, आप अपने प्रोडक्शन में यूज़ करोगे, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे, रेंटल पे दोगे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करोगे, और इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है, मतलब ये अगर डेफिनेशन को मीट करता है तो आप उसे टेंजिबल एसेट्स इंडेक्स 16 के हिसाब से पीपी आप दिखा सकते हो। अगर वो डेफिनेशन को मीट नहीं करता है तब आप इन्वेंट्री मान लोगे बस उसे, बस सिंपल सी बात है। फिर इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट आइटम, छोटे छोटे वैल्यू के आइटम से, जो इनसिग्निफिकेंट आइटम से जैसे मोल्ड्स, टूल्स, डाइस वगैरह होते हैं ना छोटा छोटा, तो ये सारे इनसिग्निफिकेंट आइटम्स को आप अप्रोप्रिएट करके एग्रीगेट में वैल्यू दिखा सकते हो, चलेगा। हालांकि एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑब्वियस सी बात है, इससे एसेट का वैल्यू कभी एनहांस नहीं होता है, एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो भी खर्चा होता है ये बस उस एसेट को मेंटेन करने का खर्चा है। जैसे मैंने अपने बाइक को खरीदा, बाइक को मोबिल चेंज किया, नॉर्मल है, हल्का फुल्का मरम्मत करा है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करा है, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। रिप्लेसमेंट पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कार खरीदा है, कार के अंदर टायर भी एक, जैसे कार का इंजन, कार का बाकी सब 10 ईयर्स तक उसका यूजफुल लाइफ है, मैं मान रहा हूँ, पर कार का टायर मुझे लग रहा है 3 ईयर्स के बाद ही कार के टायर खराब हो जाएंगे। तो क्या हुआ, 3 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ कार का टायर खराब हो गया, तो मैं कार का टायर को रिप्लेस करूंगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए वो डेफिनेशन को मीट करता है, रिप्लेसमेंट का जो टायर में ऑब्वियसली बात है, टायर अगर मान लीजिए लंबे समय तक यूज होगा, मोर देन 1 पीरियड के लिए यूज होगा, बाकी पूरा डेफिनेशन को मीट करता है, तो मैं क्या करूंगा, जो पुराना टायर जो मैंने हटाया उसका जो भी कैरिंग अमाउंट होगा वो डी रिकॉग्नाइज करूंगा, और जो नया टायर मैं लगाऊंगा उस नया टायर का जो आज का जो मेरा कॉस्ट लगा है उसे मैं क्या करूंगा, रिकॉग्नाइज करूंगा। मतलब पुराना टायर का वैल्यू डी रिकॉग्नाइज होगा उस एसेट से, और नया टायर का वैल्यू रिकॉग्नाइज होगा। अब कितने बार ऐसा होता है कि पुराना टायर का कैरिंग अमाउंट हम पता ही नहीं कर पा रहे आज की डेट में क्या है, तो हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी जो नया टायर का वैल्यू है
उसको आप मान लीजिएगा कि पुराना टायर का ये वैल्यू था और उसे प्रेजेंट वैल्यू में लेके जाएगा 0th ईयर में, फिर वहां से डेप्रिसिएशन लगाते हुए आएगा आज के डेट में, है ना। इसको मैं अभी तो बस रिवाइज करा रहा हूं आपको मैं, क्योंकि मुझे लगता है आपको पढ़ा हुआ है ये सब सारा चीज। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रेजेंट का कैरिंग अमाउंट निकालोगे और वो कैरिंग अमाउंट को माइनस करोगे और आप नया वाला जो कैरिंग अमाउंट है, नया वाला जो आपका रिप्लेसमेंट का खर्चा लगा है वो आप ऐड कर दोगे। इसका एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन आप जरूर से कर लीजिएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एंड मेजर इंस्पेक्शन, ये भी सेम कंसेप्ट है जो ऊपर हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, अगर मैं खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो देखिए यहां पर क्या होता है, खुद से कंस्ट्रक्शन कितने बार एंटिटी करती तो एक से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करती रहती है अपनी कंपनी के अंदर ही, है ना। तो इंटरनल प्रॉफिट्स वगैरह एलिमिनेट करना होगा, ये क्यों दिखाएंगे, इंटरनल प्रॉफिट्स दिखा नहीं सकते आप। ऐसे करोगे तो अननेसेसरी 100 रुपए का एसेट का 200 रुपया बना दोगे आप, ये नहीं चलेगा। और साथ ही साथ आप क्या पता एक्सपीरियंस नहीं हो पर फिर भी कोशिश करो कि नहीं हम खुद ही एसेट बनाएंगे, जिसके चलते आपका वेस्टेड मटेरियल हो रहा है, लेबर में वेस्टेजेस करो, अदर रिसोर्सेज में वेस्टेजेस करो। अगर ये नॉर्मल है, सबके साथ ही ऐसा होता है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर ये एबनॉर्मल है, आपके साथ ही ऐसा हो रहा है क्योंकि आपको इसमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो ये एबनॉर्मल खर्चे कैपिटलाइज करने नहीं देगा। इससे क्या होगा कि आपका एसेट का वैल्यू अननेसेसरी ज्यादा आप दिखा रहे हो, क्योंकि बाकी सारी ये खर्चे करेंगे नहीं, है ना। तो विद इन द जो नॉर्मल एसेट का बनने का खर्चा होना चाहिए उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हो, वो अलाउड नहीं किया जाएगा। इसलिए इंटरनल प्रॉफिट्स एलिमिनेट करना होगा और एबनॉर्मल वेस्टेजेस वगैरह आपको एलिमिनेट करना होगा, ये आप नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर इंडेक्स 23 के हिसाब से आपका इंटरेस्ट का या अदर बोरिंग कॉस्ट का खर्चा लग रहा है, अगर वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट है, डेट इज जनरली अगर वो 12 मंथ से ज्यादा लेता है इंडेक्स 23 के हिसाब से क्वालिफाइंग एसेट है, तो हम इंटरेस्ट और अदर बोरिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज कर सकते हैं एज पर इंडेक्स 23। तो चलिए समझ में आया। मैं फिर आगे जैसे मैंने आपको कहा था कि ट्रेनिंग वगैरह का खर्च हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, और ऐसे कितनी बार हम बिजनेस को शिफ्ट करते हैं एक से दूसरी जगह पे, नए लोकेशन में शिफ्टिंग वगैरह करना, ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा। नया प्रोडक्ट वगैरह को इंट्रोड्यूस करने से एसेट का कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो इससे आपका एसेट कभी भी आपका एसेट का वैल्यू कैपिटलाइज नहीं होगा। नया फैसिलिटी ओपन कर रहे हो, तो नया फैसिलिटी ओपन कर रहे हो तो मशीन को मान लीजिए एक से दूसरी जगह में भेजना, ये सब कभी कैपिटलाइज नहीं होगा आपका। जनरल ओवरहेड्स कभी कैपिटलाइज नहीं होता। स्पेसिफिक ओवरहेड आपका खर्चा जो स्पेसिफिकली एलोकेट किया जा सकता है वो बात अलग है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है, डायरेक्टली एलोकेबल होता है, अलग बात है। जनरल कभी भी, जनरल मतलब जनरल है वो, है ना, वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता है। तो ये सिंपल सी बात है यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट आ गया डिसमेंटलिंग, रिमूवल एंड साइट रिस्टोरेशन, उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन भी है एंड वहां पर आप क्वेश्चन को डिस्कशन कर लीजिएगा। चलिए ये नीचे मैं पढ़ा दूंगा आपको। आगे अब हम सीसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। तो आप बताइए कैपिटलाइजेशन कब सीज होगा। देखिए सिंपल सी बात है, कैपिटलाइजेशन तब सीज हो जाएगा जब आपका एसेट रेडी फॉर यूज हो जाएगा। यानी हम कैपिटलाइजेशन कब तक करते हैं, जब तक वो आइटम लोकेशन और कंडीशन में नहीं आ जाए और वो ऑपरेट होने के लिए कैपेबल ना हो जाए। यानी जिस मैनर में मैनेजमेंट को ऑपरेट करना है उस मैनर में ऑपरेट होने के लिए जब तक वो कैपेबल नहीं बन गया एसेट, तब तक का खर्चा हम कैपिटलाइज करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जिस कंडीशन में मुझे चाहिए उस कंडीशन में ऑपरेट होने के लिए अगर वो कैपेबल है तो मतलब वो उसका वहीं पर वो एसेट रेडी फॉर यूज हो चुका है और वहीं पर कैपिटलाइजेशन आपका क्या है, सीज हो जाएगा। और वंस कैपिटलाइजेशन सीज हो जाएगा उसके बाद से उस पर डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा। भले आप उस एसेट को यूज करना चालू करो या ना करो, मैटर नहीं करता। वंस एसेट इज रेडी फॉर यूज आपका उस पर डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि कुछ कुछ कॉस्ट है जो कि इंक्लूड नहीं किया जाता, जो कि कैपिटलाइज नहीं किया जाता। जैसे कि मान लीजिए एसेट आपका रेडी फॉर यूज हो चुका है, एसेट आपका कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, पर हम ही ने अभी तक यूज करना चालू नहीं किया, या फिर हम उसे यूज करें फुल कैपेसिटी में यूज नहीं करें, मैटर नहीं करता। एसेट तो रेडी फॉर यूज हो गया ना, तो डेप्रिसिएशन आपका चालू हो जाएगा। और ये सारे खर्चे कुछ भी होंगे, अगर मान लीजिए इन बिटवीन कुछ भी खर्चे होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, क्योंकि एसेट आपका कैपेबल हो चुका ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। अब इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये सारे लॉसेस जो भी है कैपिटलाइज नहीं होंगे, पीएल में जाएंगे, क्योंकि एसेट तो रेडी फॉर यूज हो चुका है ना। तो आपका ऑपरेटिंग लॉसेस वगैरह को अगर आप कैपिटलाइज करने लगे तो अननेसेसरी एसेट का वैल्यू ज्यादा होते जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता है। फिर आगे रीलोकेट करना, यानी एक एसेट को एक जगह से दूसरी जगह पे रीलोकेट करने का खर्चा वगैरह, या अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करने पर एसेट का मतलब कुछ खर्चा अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर एंटिटी का ऑपरेशन का कुछ खर्चा वगैरह हो रहा है, तो ये सारे खर्चे जो होते हैं कैपिटलाइज नहीं होंगे, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, क्योंकि इससे एसेट का वैल्यू कभी एनहांस नहीं होता है। आगे फिर आगे हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर हम दो मेन इंपॉर्टेंट बात करेंगे, एक आपका पेमेंट डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स और दूसरा एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। तो देखिए बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स पेमेंट डेफर्ड का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जनरली जो सप्लायर है वो 3 महीने का क्रेडिट देते हैं, पर उसने हमें 2 ईयर्स का क्रेडिट दे दिया।
तो सिंपल सी बात है, वो बेवकूफ तो है नहीं, वो ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट के अंदर उसने फाइनेंसिंग पार्ट भी ऐड कर रखा है, इंटरेस्ट भी उसने ऐड कर रखा होगा। तो हमें क्या करना होता है ऐसा सिचुएशन में, पीपी का जो हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं वो कैश प्राइस इक्विवेलेंट लेंगे, जो हम कॉस्ट लेंगे वो कैश प्राइस इक्विवेलेंट लेंगे, बाकी सारा इंटरेस्ट का खर्चा होगा जो कि ओवर द पीरियड ऑफ पेमेंट, जो कि 2 साल अगर है तो ओवर द पीरियड हम उसे पीएल में डालेंगे। अगर इंड एस 23 के हिसाब से कैपिटलाइज करना अलाउड है तो बात अलग है। तो यहाँ पर बस ये ध्यान में रखिएगा कि कैश प्राइस इक्विवेलेंट में ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को दिखाया जाएगा इनिशियली। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, अगर वो लैक नहीं कर रहा है, तब तो आप हमेशा प्रायोरिटी दोगे फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन आपको। अगर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन अप आपके लिए निकालना पॉसिबल नहीं है, तब आप फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर ले लोगे। अगर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर भी नहीं निकल रहा है, तब आप कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स गिवन अप लोगे, और वो तो हमेशा मिलेगा ही आपको, है ना। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कितने बार एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता है, मतलब मान लीजिए उसका रिस्क, कन्फिगुरेशन, फीचर वगैरह सब कुछ सेम है, यानी सेम टाइप के एसेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा सिचुएशन में माना जाता है कि ट्रांजेक्शन लैक करता है कमर्शियल सब्सटेंस, और हम कभी भी फेयर वैल्यू में नहीं दिखा सकते, फिर हमें कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स गिवन अप में दिखाना होता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि कितने बार ऐसा होता है कि जो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन अप भी है और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर भी, और मैंने जैसे कहा था कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन अप को प्रायोरिटी दिया जाता है। बट अगर मान लीजिए फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर मोर क्लियरली एविडेंट है, जैसे कि अगर मैं इंडेक्स 113 का रेफरेंस लो, तो वहाँ पर लेवल 1 इनपुट्स, लेवल 2 इनपुट्स, लेवल 3 इनपुट्स, तो उसके हिसाब से हमने देखा कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो है वो उसका लेवल ऑफ इनपुट्स, यानी वो लेवल 1 इनपुट से निकाला गया, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर लेवल 1 इनपुट से निकाला गया, पर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन अप जो है वो लेवल 3 इनपुट से निकाला गया। तो यहाँ पर मोर क्लियरली एविडेंट अगर आपका फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर है, तो ऐसा सिचुएशन में हम प्रायोरिटी दे सकते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर को। तो यहाँ पर ये भी आपका क्लियर हो गया आराम से। फिर अब हम डिस्कस करेंगे सबसेक्वेंट मेजरमेंट की। तो सबसेक्वेंट मेजरमेंट में देखिए कॉस्ट मॉडल लगाते या फिर हम रिवॉल्यूशन मॉडल लगाते। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर एक क्लास ऑफ एसेट में कॉस्ट मॉडल लगेगा तो सारे विद इन द सेम क्लास ऑफ एसेट कॉस्ट मॉडल ही लगता है, और अगर एक क्लास ऑफ एसेट में रिवॉल्यूशन मॉडल लगा तो विद इन द सेम क्लास ऑफ एसेट रिवॉल्यूशन मॉडल ही लगी। जैसे मान लीजिए ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस के अंदर कोई एक एसेट है जो कि ऑफिस इक्विपमेंट है, अगर उस पर हमने रिवॉल्यूशन मॉडल लगा तो सारे की सारे ऑफिस इक्विपमेंट में रिवॉल्यूशन मॉडल ही लगेगा आपका। ये चीज आपको समझना है यहाँ पर, बाकी क्लास ऑफ एसेट हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। अब कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, हर साल हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और अगर इंपायरमेंट का इंडिकेशन मिला तो इंपायरमेंट लॉस भी दिखाएंगे। रिवॉल्यूशन मॉडल में क्या होता है, रिवॉल्यूशन मॉडल में भी हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा और हर साल कुछ इंपायरमेंट होना है तो वो भी होगा। इसके साथ साथ इसके अलावा हम क्या करते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी रखा कि एवरी 3 ईयर्स में हम रिवॉल्यूशन करेंगे, तो एवरी 3 ईयर्स में आप क्या करोगे, रिवॉल्यूशन करोगे, और जो भी आपका उस डेट का फेयर वैल्यू आएगा, सिर्फ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल नहीं, सिर्फ फेयर वैल्यू, जो आपका फेयर वैल्यू आएगा उस फेयर वैल्यू में मेजर करोगे, और जो भी डिफरेंस होगा वो ओसीआई या पीएल में जाएगा। अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज है तो ओसीआई में जाएगा, अगर फेयर वैल्यू डिक्रीज है तो पीएल में जाएगा। बाकी इसका डिस्कशन हम और आगे नीचे करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस और डेफिसिट हम बात करेंगे, पर अभी फिलहाल हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। जो मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वोलेटाइल इन नेचर है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मूवमेंट होता है फेयर वैल्यू में, तब एनुअल रिवॉल्यूशन कीजिए। अगर ज़्यादा वोलेटाइल नहीं, इनसिग्निफिकेंट चेंजेस होता है फेयर वैल्यू में, तब 3 to 5 ईयर्स का आप रिवॉल्यूशन कर सकते हो। फिर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो टेक्निक होता है, टेक्निक 1 टेक्निक 2 का मैंने समझाया था कंसेप्ट, अभी यहाँ पर मैं ओरली शायद आपको कम समझा सकूँ, बस यहाँ पर हम टेक्निक 1 टेक्निक 2 में क्या करते हैं, टेक्निक 1 में तो क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह हटा के WDV उसका निकालते हैं, और हम देखते हैं कि मान लीजिए 1 लाख का कॉस्ट था और उसका टिल डेट डेप्रिसिएशन होने के बाद उसका आज का कैरिंग अमाउंट 60,000 बनता है, और हमने 80,000 रुपीज़ उसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया, तो 20,000 से हम क्या करेंगे, एसेट को बढ़ा देंगे और 20,000 OCI में दिखा देंगे। फिर टेक्निक 2 एक और टेक्निक में हम क्या करते हैं, जहां पर हम है ना क्या करते हैं, जैसे कॉस्ट को ही बढ़ा देते, जैसे मान लीजिए कॉस्ट 1 लाख का था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 का, कैरिंग अमाउंट 60,000 हुआ, और 1 लाख का कॉस्ट अलग से दिखाया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मान लीजिए रिवॉल्यूशन हो कि कैरिंग अमाउंट 80,000 हुआ है आज के डेट का, तो हम देखते हैं कि कॉस्ट में हम कितना बढ़ा सकते हैं। तो कैरिंग अमाउंट आपका जितना बढ़ा है परसेंटेज, उतना आप कॉस्ट में बढ़ा दीजिए परसेंटेज, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, नया रिवाइज कॉस्ट निकालोगे, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपका नया से आएगा, और अल्टीमेटली आपका उसके अकॉर्डिंगली आपका फेयर वैल्यू में चेंज आएगा, जो कि आप जब आपने ऑलरेडी देखा हुआ है तो ये आपको आता होगा, मैं श्योर हूँ। यहाँ पर अभी लिख के ही वो समझाया जा सकता है। बाकी जैसे मैंने आपको एंटायर क्लास ऑफ एसेट्स, मैंने कहा था ना, एक क्लास ऑफ एसेट्स में आपने जो मॉडल लगा बाकी सारे विद इन द सेम क्लास वही मॉडल लगेगा। जैसे लैंड का अपना ही क्लास है, लैंड एंड बिल्डिंग सेपरेट क्लास में आता है,
है ना। लैंड अलग हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग अलग हो गया। मशीनरी का एक सेपरेट क्लास है, शिप्स जो पानी में चलता है उसका सेपरेट क्लास है, हवाओं में चलने वालों का अपना ही क्लास होता है, मोटर व्हीकल रास्ते में चलने वालों का अपने क्लास होता है, जो ऑफिस है और वगैरह में जो पड़े रहते हैं फर्नीचर्स फिक्चर्स उनका अलग क्लास है, ऑफिस इक्विपमेंट अलग हो गया, जो लिविंग प्लांट होते हैं बियर प्लांट वो अलग क्लास हो गया। तो मान लीजिए एक बियर प्लांट में रिवॉल्यूशन मॉडल लगा है तो सारे के सारे बियर प्लांट में रिवॉल्यूशन मॉडल ही लगाओगे। एक शिप्स में रिवॉल्यूशन मॉडल लगा है तो सारे के सारे शिप्स में रिवॉल्यूशन मॉडल लगाओगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस और डेफिसिट अराइजिंग ऑन रिवॉल्यूशन, तो यहां पर मैंने आपको ये समझाया था, ध्यान से सुनिए, कि अगर मान लीजिए मैंने एसेट को पहले रिवॉल्यूशन इंक्रीज किया तो रिवॉल्यूशन इंक्रीज करने पर जो भी इंक्रीमेंट होगा वो ओसीआई में जाएगा। फिर बाद में मैंने रिवॉल्यूशन डिक्रीज किया तो रिवॉल्यूशन डिक्रीज करते समय मैं पीएल में दिखाता हूं। जनरली रिवॉल्यूशन इंक्रीज ओसीआई होता है, रिवॉल्यूशन डिक्रीज पीएल होता है। लेकिन अगर पहले आपने रिवॉल्यूशन इंक्रीज करके ओसीआई में दिखाया तो अभी आप क्या करोगे, टू द एक्सटेंट जितना आपने पहले ओसीआई में बैलेंस पड़ा हुआ आपका आज का उस एसेट से रिलेटेड, उसी एसेट से रिलेटेड टू द एक्सटेंट जितना आपका ओसीआई में बैलेंस पड़ा हुआ है पहले आप ओसीआई से एडजस्ट कीजिए रिवॉल्यूशन डिक्रीज करते समय, फिर बाकी आप पीएल में दिखाएगा। वैसे अगर मान लीजिए पहले आपने रिवॉल्यूशन डिक्रीज किया था और पीएल में चार्ज किया था और अभी आप क्या करोगे, अभी आप रिवॉल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो तो यहां पर जितना आपने पहले पीएल में चार्ज किया था रिवॉल्यूशन डिक्रीज के नाम का उतना अभी आप पीएल में क्रेडिट कर सकते हो, बाकी और फर्दर इंक्रीज हो रहा है तो वो ओसीआई में आप दिखा सकते हो। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक बात मेरी समझिए आप, जो आपका ओसीआई में बैलेंस है, मान लीजिए मैंने रिवॉल्यूशन इंक्रीज किया 1,00,000 रुपीज का और यूजफुल लाइफ जब मैंने इंक्रीज किया तब यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स का था, तो ओसीआई में मेरा बैलेंस 1,00,000 रुपीज पड़ा हुआ रहेगा। अब डेप्रिसिएशन तो नया रिवैल्यूड अमाउंट से जो डेप्रिसिएशन होना पूरा होगा और वो डेप्रिसिएशन पूरा ही पीएल में जाएगा, प्रोपोर्शनेटली नहीं पूरा पीएल में जाएगा। लेकिन जो ओसीआई में 1,00,000 रुपीज का बैलेंस है आप चाहो तो उसे वैसे ही पड़ा रहने दो, एंड में जब आपका एसेट डिस्पोज हो जाएगा तब ओसीआई से रिटेन अर्निंग में जाएगा वो पूरा का पूरा 1,00,000, और या फिर ओवर द पीरियड आप थोड़ा थोड़ा करके ओसीआई से रिटेन अर्निंग में डाल सकते हो। जैसे कि आपको दिख रहा है कि 5 ईयर्स का यूजफुल लाइफ है आपका रिमेनिंग और 1,00,000 का ओसीआई है, तो 20,000 एवरी ईयर आप क्या करोगे, ओसीआई से निकाल के आप ओसीआई से निकाल के एवरी ईयर क्या करोगे, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करोगे। तो ये चीज भी आपको एक क्वेश्चन भी इसका यहाँ पर आरटीपी में जो ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन में 20 मैंने डिस्कशन भी किया है, एप्लीकेशन में भी सबके लिए ओपन रखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन भी सुनिएगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर एंटिटी को चॉइस करना होता है कि वो थोड़ा थोड़ा करके ओसीआई से रिटेन अर्निंग में डालेगा कि एक बार में इकट्ठा लास्ट में ओसीआई से रिटेन अर्निंग में डालेगा। तो हमने ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये सारा पार्ट हमने खत्म किया। अब हम डेप्रिसिएशन का हल्का सा डिस्कशन करेंगे, फिर इंड एस 16 हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, सिंपल सी बात है, देखिए डेप्रिसिएशन और इंपायरमेंट का मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। डेप्रिसिएशन हमेशा सिस्टमेटिकली आपका ओवर द यूजफुल लाइफ एलोकेट किया जाता है ना, सिस्टमेटिकली। जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हम करते हैं, 10 ईयर्स का लाइफ है तो एवरी ईयर आपका 1/10 डेप्रिसिएशन होता है, या फिर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिस भी लगा सकते हो, WDV भी लगा सकते हो, मतलब ये सिस्टमेटिक बेसिस में हम डेप्रिशिएट करते हैं। पर इंपायरमेंट अचानक से बिन बुलाए मेहमान है, कभी भी कितना भी आपका इंपायरमेंट हो सकता है। और ऑब्वियसली बात है डेप्रिसिएशन चार्ज हमेशा पीएल में हम चार्ज करते हैं। पर सोचिए ना, एक एसेट को मैंने दूसरे एसेट पे बनाने में लगा दिया, मान लीजिए एक एसेट का यूज कर रहा हूँ दूसरे एसेट को डेवलप करने पर, तो वो एसेट का जो भी डेप्रिसिएशन है वो पीएल में क्यों दिखाना है, उस दूसरे एसेट पे कैपिटलाइज कर दीजिए। अब सिंपल सी बात है यहाँ पर। और आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर मैं लैंड की बात करूं आपके साथ तो ये सब कुछ काम के पॉइंट नहीं जो मैं इग्नोर कर रहा हूं अभी रिवीजन में। लैंड और बिल्डिंग की बात करूंगा मैं, तो लैंड और बिल्डिंग सेपरेबल एसेट्स है और उसे सेपरेटली ही अकाउंटिंग कीजिएगा। हाँ, एक साथ लैंड एंड बिल्डिंग दिखा रहे हो अलग बात है, पर उसका अकाउंटिंग सेपरेटली होगा, मतलब उसका डेप्रिसिएशन वगैरह सेपरेटली होगा जितना हद तक पॉसिबल हो सके, भले आपने एक साथ उसे खरीदा हो। तो यहाँ पर बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगता है पर लैंड में डेप्रिसिएशन जनरली नहीं लगता है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर लैंड में भी डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर ना लैंडफिल के लिए यूज़ किया हुआ है, क्वेरीज वगैरह के लिए लैंड यूज़ हो रहा है, जहाँ पर डेप्रिसिएशन, जहाँ पर उसकी वैल्यू गिरती है तो अब तब वहाँ पर लैंड को डेप्रिसिएशन करोगे, अदरवाइज लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं होता है। और कुछ कुछ केसेस में लैंड का लिमिटेड यूजफुल लाइफ अगर है, अगर आपको लग रहा है तो वो डिपेंड करेगा अलग अलग लैंड के ऊपर। अगर लैंड का लिमिटेड यूजफुल लाइफ है तो ऐसे सिचुएशन में भी लैंड डेप्रिसिएशन होगा, यानी जहां पर जरूरत लग रहा है लैंड का डेप्रिसिएशन होना वहां पर डेप्रिसिएशन होगा, अदरवाइज लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं होता है। फिर आगे हम रेसिडुअल वैल्यू की बात करेंगे। तो सिंपल से रेसिडुअल वैल्यू की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड वगैरह हर साल हम रिव्यू करते हैं एवरी ईयर, है ना। और जो सबसे बेस्ट रहता है वही हम लेते हैं और इसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहा जाता है। पहले चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता था, अब इसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एसेट का कैरिंग अमाउंट है 10,000 रुपीज और एसेट का सेल्वेज वैल्यू मुझे लग रहा है कि उसका रेसिडुअल वैल्यू मुझे 10,000 रुपीज ही मिल जाएगा या उससे ज्यादा मिल जाएगा, 15,000 मिल जाएगा, तो डेप्रिसिएशन तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जितने का मेरा एसेट का कैरिंग अमाउंट है उससे ज्यादा एंड में जब मैं बेचूंगा उससे ज्यादा मुझे मिल जाएगा,
तब तो फिर मेरा डेप्रिसिएशन होगा नहीं। जैसे 1 लाख का एसेट था और मैं 10,000 में बेच सकता हूँ, तब तो मैं 90,000 में तो डेप्रिसिएशन लगाता था। तो यहाँ पर आपका 10,000 का कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है और 10,000 से ज़्यादा का सैल्वेज वैल्यू अगर आपको मिल जाएगा तो डेप्रिसिएशन करने की कोई आवश्यकता वहाँ पर है नहीं। फिर आगे कितनी बार ऐसा होगा कि एसेट का वैल्यू मान लीजिए कैरिंग अमाउंट 10,000 है पर उसका फेयर वैल्यू है 12,000 रुपीज़, तो आप बोलोगे सर हम तो रिवॉल्यूशन मॉडल अगर लगाएंगे तो हमें डेप्रिसिएशन करने की जरूरत नहीं। गलत। मैं आपको बता दूं, अगर आप इवन इफ आप रिवॉल्यूशन मॉडल लगाओगे डेप्रिसिएशन लगेगा ही। डेप्रिसिएशन लगने के बाद आपका जो भी कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में डिफरेंस है उतना आप रिवॉल्यूशन इंक्रीज करके ओसीए में दिखा सकते हो। जैसे कि कैरिंग अमाउंट 10,000 है, फेयर वैल्यू 12,000 है और मेरा यूजफुल लाइफ मान लीजिए 5 ईयर्स है, तो मैं 2,000 अप्रिशिएट करूंगा पहले, है ना। 10,000 डिवाइड बाई 5, 2,000 अप्रिशिएट करूंगा। उसके बाद जो मेरा नया कैरिंग अमाउंट आएगा 8,000, उसको मैं फेयर वैल्यू से कंपेयर करूंगा 12,000 से, और 4,000 जो मेरा रिवॉल्यूशन इंक्रीज होगा और वो ओसीआई में जाएगा। एंड आगे जैसे मैंने आपको बताया था कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन कब होगा, जब वो एसेट रेडी फॉर यूज हो जाएगा। भले आप उस एसेट को यूज करना चालू करो या ना करो मैटर नहीं करता, वंस वो लोकेशन और कंडीशन में आ गया, जिस मैनर में मैनेजमेंट को ऑपरेट करना उस मैनर में ऑपरेट होने के लिए वो कैपेबल हो गया, यानी जब आपका कैपिटलाइजेशन सीज होता है तब आपका डेप्रिसिएशन कमेंस होना चालू हो जाता है, जो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कशन किया था। अब डेप्रिसिएशन आपका चालू हो जाएगा और आप सिस्टमेटिक बेसिस में डेप्रिसिएशन को एलोकेट करोगे ओवर द यूजफुल लाइफ। फिर अब हम बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन कब सीज होगा। तो ध्यान में रखिएगा, डेप्रिसिएशन अगर मान लीजिए एसेट बेकार पड़ा हुआ है या फिर आपने उसे यूज करना बंद कर दिया तो उसका डेप्रिसिएशन कभी भी सीज नहीं होगा। मान लीजिए मेरे पास आईपैड पड़ा हुआ है, इस आईपैड से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने नया आईपैड खरीद लिया और इस पुराने आईपैड को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो डेट डजेंट मीन कि उसका डेप्रिसिएशन स्टॉप हो जाएगा। उसका डेप्रिसिएशन स्टॉप नहीं होगा। उसका डेप्रिसिएशन कब स्टॉप होगा आपको पता है? जब आप उसे अपने बैलेंस शीट से हटा दोगे, यानी अबांडन करके बैलेंस शीट से ही हटा दिया पूरा। तो जब बैलेंस शीट में रहा ही नहीं तो डेप्रिसिएशन कहां से होगा? यानी जब एसेट डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा तब आपका डेप्रिसिएशन सीज होगा। और या फिर मान लीजिए आपने उसे क्लासिफाई कर दिया हेल्ड फॉर सेल, तो इंड एस 105 के हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, एवरी ईयर उसका इंपायरमेंट करते हैं, एवरी ईयर हम उसका मैंडेटरीली इंपायरमेंट करते हैं और उसे फिर हम फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में दिखाते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर में हम दिखाते हैं वो इंड एस 105 के हिसाब से। यानी एवरी ईयर जब उस पर इंपायरमेंट होना तो डेप्रिसिएशन का कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो ये ध्यान में रखिएगा, डेप्रिसिएशन कब सीज होगा? जब आप उसे क्लासिफाई कर दोगे एज हेल्ड फॉर सेल और या फिर मान लीजिए एसेट को आपने अपने बैलेंस शीट से हटा दिया। लेकिन अगर मान लीजिए आपका आइडल पड़ा हुआ है या रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज पड़ा हुआ है, जस्ट वो आइडल या रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज है लेकिन अभी तक आपने उसे क्लासिफाई नहीं किया एज हेल्ड फॉर सेल, तो आपका उस पर डेप्रिसिएशन लगते रहेगा लगते रहेगा लगते रहेगा। फिर डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में बात करें तो मैंने आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन मेथड ऐसा नहीं कि एंटिटी कहता है स्टैंडर्ड कहता है कि आप ये वाला मेथड लगाइए। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो जिस मेथड में आपको लगता है कि जिस पैटर्न में आपको एसेट से बेनिफिट मिलना है उसी पैटर्न में आप डेप्रिसिएशन का मेथड आप ऑप्ट कर सकते हो। और ध्यान में रखिएगा डेप्रिसिएशन मेथड को भी हम रिव्यू करते हैं एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड, हर साल हम उसे रिव्यू करते हैं। और कुछ कुछ स्टैंडर्ड ने भी बताया कि आप डेप्रिसिएशन मेथड जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये सारे आप मेथड यहाँ पर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज ध्यान में रखिए, डेप्रिसिएशन मेथड रेवेन्यू बेसिस में कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स में हम डिस्कस करेंगे, वहां पर कुछ कुछ जगह पे जहां पर गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आप है ना इतना कलेक्शन करने के बाद आपको हम लाइसेंस रद्द कर देंगे, तो इंटेंजिबल एसेट्स में कहीं कहीं अलाउड होता है डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू, पर टेंजिबल एसेट्स में कहीं भी अलाउड नहीं होता है। फिर अब हम बात करेंगे कि एसेट को कब हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम एसेट को डिस्पोज कर देंगे। एसेट को डिस्पोज कर देने का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने एसेट को बेच दिया या फिर मैंने एसेट को फाइनेंस लीज पे दे दिया, तो एसेट को बेचने पर भी डिस्पोजल माना जाएगा, एसेट को फाइनेंस लीज पे देना भी डिस्पोजल माना जाएगा, है ना। और या फिर आपको लग रहा है कि उसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप उसको डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए, उसका कोई काम नहीं है फिर बाद में। अभी हम फटाफट से जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है डीकमिशनिंग, रीस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज़ का डिस्कशन करेंगे, फटाफट से रिवाइज कराएंगे। तो यहाँ पर हमें जैसे पता है कि हम अगर डिसमेंटलिंग वगैरह का खर्चा हमारा फ्यूचर में लगना होता है तो हम उसका प्रोविज़न आज बनाते हैं, और उतना मान लीजिए मैंने एस्टिमेट किया कि 200 रुपीज़ मेरा फ्यूचर में खर्चा लगेगा डिसमेंटल करने का, तो मैं क्या करूँगा, एसेट को बढ़ा दूंगा 200 रुपीज़ से और लाइबिलिटी क्रिएट कर दूंगा, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी 200 से मैं क्रिएट कर दूंगा, है ना। यानी इंडेक्स 16 के हिसाब से एसेट को ऐड कर दिया जाएगा, एसेट बढ़ा दिया जाएगा और लाइबिलिटी बढ़ा दिया जाएगा। अब जैसे कि मैं पता है कि एसेट कॉस्ट मॉडल में भी मेजर होता है कितनी बार, और कितनी बार एसेट रिवॉल्यूशन मॉडल भी फॉलो किया जाता है। दो टाइप का मॉडल है फॉलो किया जाता है। मैं फटाफट से आपको रिवाइज ही कराऊंगा, अदरवाइज मैंने जो रेगुलर क्लास में पूरा डिस्कशन किया था एग्जांपल्स वगैरह के साथ, तो और इसका एप्लीकेशन भी मैंने फ्री लेक्चर्स में फ़िलहाल के लिए रखा हुआ है, किसी को अगर देखना है तो वो देख सकता है डिटेल्स वाला। बट अभी फिलहाल मैं बस प्रोविज़न का जस्ट फटाफट रिवीजन कराऊंगा, ये मानते हुए कि आपको आता है।
तो कॉस्ट मॉडल में देखिए, कॉस्ट मॉडल की अगर बात होगी, मान लीजिए आगे जाके लायबिलिटी में चेंज भी तो आ सकता है, जो हमने प्रोविजन है वो तो एस्टिमेट किया है, तो एस्टिमेशन में तो बदलाव आ सकता है, तो फ्यूचर ईयर्स में कभी भी एस्टिमेशन में बदलाव आ सकता है। तो जब कभी भी कॉस्ट मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, रिवॉल्यूशन मॉडल की बात नहीं कर रहा, तो जब कभी भी बदलाव आएगा आपका प्रोविजन में, मान लीजिए लायबिलिटी आपका कम भी हो सकता है, लायबिलिटी आपका ज़्यादा भी हो सकता है, तो लायबिलिटी ज़्यादा होगा तो लायबिलिटी को ज़्यादा करोगे और साथ ही साथ आप एसेट को भी ज़्यादा करोगे, यानी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट आप एसेट को दिखाओगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को दिखाओगे। अगर लाइबिलिटी कम होगी तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट भी आप कहाँ दिखाओगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाओगे। लेकिन अब एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, मान लीजिए आपने क्या किया, एसेट को बढ़ाया है, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से आपने क्या किया, एसेट को बढ़ाया, तो ऐसे सिचुएशन में एसेट तो बढ़ा है आपका, तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए, इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना चाहिए। अगर आपने एसेट को बढ़ाया, यानी अगर आपका एडजस्टमेंट से कॉस्ट में एडिशन हुआ है, आपका कॉस्ट में यानी एसेट की कॉस्ट में एडिशन हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जरूर से करना चाहिए। एक तो हमने ये समझा। अब कितने बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे मैंने आपको सिंपल वे में ही समझाया, लाइबिलिटी डिक्रीज एसेट डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज एसेट इंक्रीज, और अगर एसेट इंक्रीज हुआ है तो इम्पेयरमेंट का टेस्टिंग कर लीजिएगा। अब बस एक और बात मुझे बताना, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका एसेट का कैरिंग अमाउंट फ्यूचर ईयर्स में ऐसा हो गया कि एसेट में हायर डेप्रिसिएशन होने के चलते एसेट का कैरिंग अमाउंट आपका 40 रुपीज़ का है, जो आपका एसेट है वो कैरिंग अमाउंट 40 रुपीज़ का है, और आपका लाइबिलिटी जो है उसका क्योंकि उसमें तो आपका फाइनेंस कॉस्ट चढ़ते रहता है, उस लाइबिलिटी का मान लीजिए कैरिंग अमाउंट 90 रुपीज़ है, डिसमेंटलिंग का जो खर्चा लगे वो 90 रुपीज़ है। अब क्या हुआ, जो आपका लाइबिलिटी है वो मान लीजिए 60 रुपीज़ से गिर गया, जो आपका लाइबिलिटी वो 60 रुपीज़ से गिर गया। अब आप बोलोगे एसेट तो मेरा 40 रुपीज़ का ही है, अब मैं अगर लाइबिलिटी गिरता है तो मैं एसेट को गिराते हैं, तो एसेट में 60 रुपीज़ से कैसे गिराऊं, क्योंकि एसेट तो 40 रुपीज़ का मेरा बैलेंस बचा हुआ है, अब नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना एसेट, तो एसेट को मैं 40 रुपीज़ से गिराऊंगा और बाकी 20 रुपीज़ से और जो लाइबिलिटी गिर रहा है उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में गेन दिखा दूंगा। मतलब कहने का मतलब लाइबिलिटी 60 रुपीज़ से डिक्रीज करना है, तो एसेट भी 60 रुपीज़ से डिक्रीज करूंगा, लेकिन एसेट का कैरिंग अमाउंट ही 40 रुपीज़ का है, तो एसेट को 40 रुपीज़ से डिक्रीज कर दीजिए, बाकी जो 20 रुपीज़ थे वो प्रॉफिट एंड लॉस में आप गेन दिखा दीजिए, बस इतना ही आपको करना है। तो यहाँ पर कॉस्ट मॉडल क्लियर हो चुका, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम रिवॉल्यूशन मॉडल डिस्कस करते हैं। अब रिवॉल्यूशन मॉडल में ये 2 पॉइंट ही फॉर योर एग्जाम इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये 2 पॉइंट में आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मेरी बात सुनिए, रिवॉल्यूशन मॉडल में हम कभी भी लाइबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज होने पर हम एसेट को एडलेस नहीं करते। जैसे ऊपर हमने कॉस्ट मॉडल में देखा था एसेट को बढ़ाइए या एसेट को घटाइए, हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते। पता है क्यों नहीं करते, क्योंकि रिवॉल्यूशन मॉडल में ऑलरेडी एसेट जो वो फेयर वैल्यू में दिखेगा, आप उसका फेयर वैल्यू करोगे ना, फेयर वैल्यू में मेजरमेंट करोगे तो वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू में, इसलिए एसेट को बढ़ाने का या कम करने का कोई सेंस नहीं बनता वहाँ पर। और इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए लाइबिलिटी आपका बढ़ता है, तो लाइबिलिटी आपका बढ़ता है तो आपका घाटा हुआ ना, नुकसान हुआ। लाइबिलिटी बढ़ना मतलब नुकसान, अगर प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी बढ़ता है तो मतलब आपका नुकसान है, आप पीएल में चार्ज कर दीजिए। और अगर आपका लाइबिलिटी घटता है तो आपका फायदा है, लेकिन आप पीएल में यहाँ पर दिखाओगे नहीं, आप अदर कंप्रहेंसिव में दिखाओगे। मैं आपको बता दूं ये वही सेम कंसेप्ट है जब रिवॉल्यूशन इंक्रीज और रिवॉल्यूशन डिक्रीज का कंसेप्ट है ना। जब रिवॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं एसेट में, तो एसेट इंक्रीज होने पर हम ओसीआई को इंक्रीज करते हैं, और लेटर ऑन डिक्रीज होने पर जितना ओसीआई में आपका बैलेंस है पहले वो डिक्रीज कीजिए और फिर बाद में पीएल में चार्ज कीजिए। और वैसे हमने देखा था कि जब आपका रिवॉल्यूशन डिक्रीज होगा तो पीएल में चार्ज करोगे, लेटर ऑन इंक्रीज होगा तो पहले पीएल में जितना चार्ज किया उतना पीएल में क्रेडिट कीजिए, एंड बाद में आप ओसीआई को इंक्रीज करोगे। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि मान लीजिए आपका लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ मतलब नुकसान, पीएल में चार्ज कीजिए। लेकिन मान लीजिए पहले से ओसीआई में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो जितना आपका ओसीआई में बैलेंस पड़ा हुआ है पहले का, आपका एडजस्टमेंट करने का उस एसेट से रिलेटेड पहले का अगर ओसीआई में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आप ओसीआई को पहले कम कीजिए, उसी एसेट से रिलेटेड होना पड़ेगा, आपको ओसीआई कम करना चाहिए। एंड और आपका लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो आपको पीएल को चार्ज करना चाहिए। समझ में आया? मैं फिर आगे अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने पर ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा फायदा है तो ओसीआई में दिखाइए। लेकिन क्या पता पहले आपका रिवॉल्यूशन डेफिसिट हुआ था और पहले आपने पीएल में चार्ज किया था, तो जितना पहले आपने पीएल में उसी एसेट से रिलेटेड, भले आपका रिवॉल्यूशन इंक्रीज वाली बात है, मतलब आपने पहले पीएल में चार्ज आपका लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ था और आपने पहले ओसीआई में दिखाया था, तो अभी आपका क्या हो रहा है, रुक जाइए एक सेकंड, यहां पर कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। एनी डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब कि आपका फायदा होना, तो मैंने आपको समझा लाइबिलिटी डिक्रीज होने पर आपका फायदा होगा, आप ओसीआई में दिखाइए। लेकिन ऐसा भी तो हुआ होगा कि पहले पहले आपका घाटा हुआ था, रिवॉल्यूशन डिक्रीज हुआ था और घाटा होने के चलते आपने पीएल में चार्ज किया था,
तो टू द एक्सटेंट जितना आपने पहले पीएल में चार्ज किया उतना अभी यहाँ पर लाइबिलिटी डिक्रीज होने पर आपका जो फायदा होगा उतना आप पीएल में क्रेडिट कर दीजिए, और उसके ऊपर अगर जाता है तो आप क्या करोगे, ओसीए में क्रेडिट करोगे। मतलब इसमें आपका सेम कंसेप्ट जो मैंने सरप्लस और डेफिसिट का रिवॉल्यूशन सरप्लस रिवॉल्यूशन डेफिसिट का कंसेप्ट समझाया था ना, सेम वही अप्लाई होगा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो एसेट का रिवॉल्यूशन सरप्लस और डेफिसिट है और जो लाइबिलिटी का आपका एडजस्टमेंट है, दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, बस वो एक पार्टिकुलर सिंगल एसेट से ही रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कोई एक पार्टिकुलर मशीन ए है तो मशीन ए से रिलेटेड ही आपका ओसीए में बैलेंस होना चाहिए, या मशीन ए से रिलेटेड ही पहले अपने पीएल में चार्ज किया था रिवॉल्यूशन डेफिसिट का, तो आप उतना एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये ध्यान में रखना है। और साथ में यहाँ पर एक और पॉइंट इन्होंने ये बता दें कि मान लीजिए आपका जो लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ, मान लीजिए कैरिंग अमाउंट 40 रुपीज़ का है और मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ 60 रुपीज़ से, तो जब मेरा कैरिंग अमाउंट ही 40 रुपीज़ का है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा लाइब्रेरी डिक्रीज होगा 60 रुपीज़ से तो मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे ना कि लाइब्रेरी डिक्रीज मतलब फायदा, तो 40 रुपीज़ तो मुझे ओसीए में, 60 रुपीज़ मुझे ओसीए में दिखाना चाहिए। लेकिन जबकि कैरिंग अमाउंट ही मेरा 40 रुपीज़ है तो टू द एक्सटेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ही मैं ओसीए में दिखाऊंगा, बाकी सारा मैं पीएल में दिखा सकता हूँ। बस यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैरिंग अमाउंट आपका 40 रुपीज़ है, लाइबिलिटी आपका मान लीजिए 90 रुपीज़ था, 60 रुपीज़ से लाइबिलिटी मेरा कम होना है ना, तो 60 रुपीज़ से कम होना है तो यहाँ पर 40 में तो कुछ एडजस्टमेंट होता ही नहीं रिवॉल्यूशन मॉडल में, तो ऐसे तो मैं कहूँगा कि ओसीआई को 60 रुपीज़ से बढ़ा दीजिए, जबकि कैरिंग अमाउंट ही 40 रुपीज़ है ना, तो ओसीआई को 40 से बढ़ाइए, बाकी पीएल में आप 20 दिखा सकते हो, क्योंकि हम मानेंगे बाकी 20 रुपीज़ रियलाइज है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ही आपका 40 रुपीज़ का है ना, तो टू द एक्सटेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ही आप ओसीआई में रखिए, बाकी आप पीएल में दिखा सकते हो। तो चलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये दो था एंड मैंने आपको फटाफट से समझा दिया। और ऑब्वियसली बात है, आगे हम प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी जो बनाते हैं उसमें हम आगे इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे ऐड करते रहते हैं ना हर साल, और ये आपका रियल में फाइनेंस चार्ज आपका लग नहीं रहा है, आप बस इसका अनवाइंडिंग करो, डिस्काउंटिंग का, डिस्काउंट का अनवाइंडिंग करो, पहले अपने प्रेजेंट वैल्यू में पुल किया था, अभी आप अनवाइंडिंग करो, तो इसका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं, रियल में थोड़ी ना आपका कोई आपका बोरिंग खर्चा है ये, तो इसलिए इसमें इंडेक्स 23 के हिसाब से कैपिटलाइजेशन ऐसे भी कोई हालत में भी नहीं हो सकता। और वैसे भी वहां पर तो हमने देखा था कि आपका कैपिटलाइजेशन कब होता है, जब हम इंटरेस्ट का खर्चा कर रहे हैं, इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है, हमने पैसे बोरो किए, वो सारी चीजें तो यहाँ पर ही नहीं, तो यहाँ पर इंडेक्स 23 कभी अलाउ करेगा भी नहीं। तो ओवरऑल हमने फटाफट से इंडेक्स 16 रिवाइज किया, मैं कह रहा हूँ मैंने बहुत फटाफट करा है फॉर एग्जाम ओरिएंटेड, और यहाँ पर आपको है ना बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दिया ताकि एग्जाम के लिए आपका काम बन जाए। थैंक यू।